हेलो बच्चों, नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का सेशन कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है और उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर यूपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा मॉडल पेपर है 2026। विषय है विज्ञान। तो देखिए, ये सब जो नियम है आपको पहले से पता है, बार बार बताए भी जा चुके हैं। इस पे समय को वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। और पहले क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। साथ साथ हमारे क्वेश्चन को पढ़िए और सोच समझ के आंसर दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। कोई जो है हड़बड़ाहट नहीं, सीधा आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। और फिर बताइए कमेंट बॉक्स में कितने आंसर आपके सही हैं। तो पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है वो है विस्थापन का मात्रक क्या है। तो जैसा कि भाई आपको पता है विस्थापन का मात्रक क्या है, वो चलो है। ऑप्शन पहले दिया है मीटर पर सेकंड, दूसरा मात्रक दिया है न्यूटन मीटर, तीसरा मात्रक है मीटर और उसके बाद चौथा जो मात्रक दिया हुआ है सेकंड। तो यहां पर एक एक को अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। क्या है ये मीटर पर सेकंड? सबको पता है बेटा किसका मात्रक है, चाल का मात्रक है। चाल बराबर होता दूरी बटे समय, दूरी यानी कि मीटर हो गया और समय हो गया सेकंड, मीटर पर सेकंड हो गया। दूसरा ऑप्शन है न्यूटन मीटर, ये न्यूटन बल का मात्रक है, मीटर विस्थापन हो गया, ठीक है। तो कार्य का मात्रक हो गया बल गुणा विस्थापन यानी न्यूटन मीटर। तो बस अब आंसर कौन सा आया? सी ऑप्शन है मीटर। तो यही मिल गया विस्थापन का मात्रक मीटर। और जो डी ऑप्शन है सेकंड है, तो सबको पता सेकंड का मात्रक मतलब समय का मात्रक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर जो है 3 यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा, विस्थापन का मात्रक किसमें, मीटर में। अगला देखिए क्या है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान घट क्या होता है, ठीक है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर स्मॉल जी नंबर फर्स्ट दिया है घटता है, दूसरा है बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, पृथ्वी तल से ऊपर जाने का पर स्मॉल जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, वो है जी डैश इज इक्वल टू जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो यहां जैसे सूत्र से आपको पता चल गया कि ये जी क्या है, ये है पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण और जी डैश क्या है, ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण है। तो जी डैश का मान ऊंचाई के कंपैरिजन में घटता चला जाएगा, यानी पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है, याद रखिएगा। और पृथ्वी तल से नीचे जाने पर भी स्मॉल जी का मान घटता है। तो दोनों बातें ध्यान रखना, पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे तो स्मॉल जी का मान घटेगा और पृथ्वी तल से नीचे जाएंगे तब भी स्मॉल जी का मान घटेगा, ठीक है। और तो ऑप्शन कौन सा सही है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखिए ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। यह सवाल थोड़ा सा ध्यान रखना है, गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। नंबर फर्स्ट बताया वायु में, दूसरा बताया है जल में, तीसरा बताया निर्वात में और चौथा ऑप्शन दिया है ठोस में। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ है, तो सबसे अधिक होती है ठोस में। और यहां पर वायु से जो वायु में चाल, वायु से जल में चाल ज्यादा होती है और निर्वात में क्या होती है, शून्य होती है। यानी कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, लेकिन माध्यम तो है ही नहीं, निर्वात है हो गया। इसका मतलब ध्वनि की चाल निर्वात में शून्य होती है, जल में ज्यादा होती है लेकिन वायु के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो इसमें हम देखें तो सबसे कम हो गई किसमें, वायु में, फिर उससे ज्यादा जल में, और ये सबसे कम सबसे कम की बात करें तो शून्य हो गया, तो शून्य तो निर्वात में हो गया, ठीक। तो वायु में कम, जल में उससे ज्यादा और ठोस में सबसे ज्यादा। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, ठोस में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दाब का मात्रक क्या है, तो दाब का मात्रक लिख रहे हैं न्यूटन मीटर, तो यह भी आया था ऑप्शन में। तो दाब का मात्रक न्यूटन मीटर होता ही नहीं है, ये तो कार्य का मात्रक हो गया, तो गलत हो गया। फिर आगे बढ़ जाइए, अगला दिया है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो दाब का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और अगला ऑप्शन देखो दिया हुआ पास्कल, तो यहां पर ध्यान रखना यह है कि दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और पास्कल दोनों होते हैं। तो इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी और सी। क्यों? क्योंकि दाब के मात्रक ये दोनों लिखे हुए हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और पास्कल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जरा आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। गति ऊर्जा का सूत्र, तो गति ऊर्जा का सूत्र सबका आंसर देखिए सही आ गया, हाफ mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। ये क्या है? ये स्थिति ऊर्जा का सूत्र है। ये क्या है? ये संवेग का सूत्र है, द्रव्यमान गुणे वेग। ये है संवेग, mgh है स्थिति ऊर्जा, हाफ mv स्क्वायर है गतिज ऊर्जा। चलिए आगे देखिए। एक व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 60 न्यूटन है। पृथ्वी पर भार जो है 60 न्यूटन है। चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा वो आपको निकालना है। देखिए ध्यान रखना है, भार जो है वो डिपेंड होता है कि फॉर्मूला आपने पढ़ा W इक्वल mg। W इक्वल क्या होता है? mg। अब m तो कांस्टेंट होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान कांस्टेंट होता है, उसको चाहे पृथ्वी पर रखें चाहे चंद्रमा पर ले जाएं, कहाँ कहें भी और ले जाएं, द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंतर किसमें पड़ता है? भार में। भार किसकी वजह से? जी पे डिपेंड करता है। मैंने अभी बताया था स्मॉल जी का मान ऊपर जाने पर घटता है, तो जैसे जैसे वस्तु को ऊपर ले जाएंगे तो वहां पर उसका भार क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा। अब यहां पर जो बात करी है चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, तो ध्यान रखना है कि चंद्रमा पर जो जी होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है, इसलिए उसका भार भी 1/6 हो जाएगा। तो यहां पर चंद्रमा पर भार निकालना है तो आप W डैश लिख लीजिएगा, और 60 ये हो गया 60 न्यूटन, तो इसका 1/6 कर दीजिएगा। मेरा आंसर आ जाएगा कितना? 10 न्यूटन। और यही हो जाएगा आपका आंसर 10 न्यूटन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा सही होगा? बी। अगला क्वेश्चन क्या है? संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? कहा गया त्वरण के बल, आवेग और घनत्व। तो संवेग परिवर्तन की दर को जरा लिख लेते हैं। तो संवेग परिवर्तन हुआ, ये mv हो गया अंतिम संवेग, ये हो गया प्रारंभिक संवेग, और ये हो गया समय। यानी कि संवेग में जो परिवर्तन हुआ वो अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग घटा दिया, उसको टाइम से भाग कर दिया, संवेग परिवर्तन की दर पता चल गई। अब जरा देखो बेटा, यहां पर आप कॉमन ले सकते हैं, कौन सी चीज? m कॉमन ले सकते हैं, तो v माइनस यू अपान डेल्टा टी हो गया। अब जरा बोलिए, ये m तो m ही रहा, लेकिन v माइनस यू अपान डेल्टा टी वेग परिवर्तन की दर हुई। क्यों? v अंतिम वेग है, u क्या है? शुरुआती वेग है, उसको समय से आपने भाग कर दिया, तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो आप यहां पर a लिख जाएंगे। अब तो ये तो सबको पता चल गया ना क्या होता है? F इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, तो संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होती है, जैसा कि यहां पर आपने फार्मूला सिद्ध कर लिया। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल। फिर अगला आते हैं। अब देखिए, ये तो हो गए आपके क्वेश्चन थे भौतिक विज्ञान के। अब आते हैं रसायन विज्ञान का पार्ट में, खंड ख में। और ये कहा गया है कि जल का क्वथनांक कितना होता है। तो देखिए, क्वथनांक क्या होता है? वह तापमान जिस पर वायु दाब वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। और जल के लिए कहा 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक नहीं होता, ये होता है उसका हिमांक। और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसको कहेंगे, ये कहलाता है जल का क्वथनांक। तो ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा बी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। ठोस अवस्था से सीधे किस अवस्था में? गैस अवस्था में बदला जा रहा है कोई। ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। विखंडन, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन और संघनन। तो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में कोई ठोस है, उसको आप गर्म करें, सीधे गैस में बदल जाए। जैसे कपूर को आप बर्तन में रखिएगा और इसको गर्म करना शुरू करिएगा तो क्या हो जाएगा? वो सब गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहां गया कपूर। ठीक है, तो ये क्रिया कौन सी कहलाती है? विखंडन नहीं होगा, वाष्पन भी नहीं होगा, और ये संघनन भी नहीं होगा। संघनन मतलब ठंडा होना। तो कौन सी क्रिया बची? ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन। तो क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन। तो ध्यान रखना है, ठोस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की क्रिया कहलाती ऊर्ध्वपातन। और यह पदार्थ ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाता है। नाम क्या है? ये है नौसादर या कपूर भी कह सकते हैं। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, जल क्या है?
जल कह रहे हैं मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है और इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रण नहीं है, क्यों? क्यों? मिश्रण में कोई अनुपात फिक्स नहीं होता है। जैसे हम क्या करें, चीनी में आटा मिला दें, मिश्रण हो गया, चावल में दाल मिला दें, मिश्रण हो, कोई इसमें कोई रेशियो नहीं मिलाया मैंने, ठीक है, कोई थोड़ा कम कोई ज्यादा, कोई मानक नहीं रखा, तो मिश्रण में कोई मानक नहीं होता है। यौगिक, हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें फिक्स होता है। तो इसमें ये जो जल है, जल का सूत्र बनता है H2O, ठीक है। तो H2O ये है जल का सूत्र, यानी इसका जो अनुपात है वो फिक्स है, यानी ये क्या कहलाएगा, यौगिक। इस तरह से हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। जल क्या है, एक कंपाउंड है, यौगिक है। चलिए आगे आ जाते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। कास्टिक सोडा का सूत्र बताइए। तो कास्टिक सोडा का सूत्र है NaOH, NaCl, Na2CO3, NaHCO3, ठीक है। तो कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और जो सूत्र लिखे हुए थे। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो कि कहलाता है कास्टिक सोडा। आगे बढ़ जाते हैं। सीसा का प्रतीक पूछा गया है, नहीं प्रतीक बताइए शीशे का। ये सी दिया, पहला ऑप्शन दिया ए है, कैल्शियम, ये कोबाल्ट, Pb और एज यहां पर। तो अब यहां बताइए शीशे का जो सूत्र दिया हुआ है वो क्या है, शीशे का प्रतीक आपसे पूछा गया है। तो शीशे का प्रतीक होता है ये Pb, यानी कि लेड। लेड, शीशे को लेड भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सही होगा कौन सा, बी हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है। पहला ऑप्शन दिया है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। दूसरा ऑप्शन है 1.6 × 10 की पावर -19 जूल। तो जूल तो बिल्कुल ही गलत है भैया, कूलाम आवेश है, ठीक है। फिर है 1.6 था × 10 की पावर -23 कूलाम। तो याद रखना है ये जो है दिया न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का न्यूट्रल यानी कोई चार्ज नहीं, तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। यदि पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, तो आप बताते 1.6 × 10⁻19 कूलाम का निगेटिव आवाज, ठीक है। ये कहते हैं प्रोटॉन पे कितना आवेश है, तो आप बोलते 1.6 × 10⁻19 का पॉजिटिव आवेश, धनात्मक आवेश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कोबाल्ट 60 समस्थानिक का प्रयोग किस के उपचार के लिए किया जाता है, ठीक है। मेडिकल साइंस में किसके मतलब किस रोग के उपचार में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। तो देखिए पहला दिया है मधुमेह, चर्म रोग, कैंसर और हृदय रोग। तो कोबाल्ट 60 का जो उपयोग है वो बताइए जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में, किसके लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है कैंसर। ये क्या करता है, इससे जो किरणें रेज निकलती है, गामा किरणें निकलती हैं, ये क्या है, कैंसर की कोशिकाओं को मारने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। कोबाल्ट 60 का उपयोग यानी कैंसर के उपचार में किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे अगला नंबर कौन है। अब यहां पर उपखंड शुरू होता है गा, और जो कि ये जीव विज्ञान से संबंधित है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, डार्विन और लेमार्क। तो कोशिका की खोज किसने की, ये है आपका प्रश्न, आंसर देना है आपको। तो यहां पर क्या है, कोशिका की जो खोज की थी 1665 ईस्वी में पेड़ की छाल से मृत कोशिकाओं की खोज की थी। तो क्वेश्चन आपका यह भी बन सकता है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, लेकिन कौन सी, जीवित या मृत। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में पेड़ की छाल से मृत कोशिकाओं की खोज की, मृत कोशिकाओं की खोज की, मृत कोशिकाओं की खोज की, ठीक है। तो यहां पर कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। कब, 1665 में, वो भी कौन सी, पेड़ की छाल से मृत कोशिकाओं की खोज करी, ठीक है। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में जो है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की है। अगला देखिए क्या है, रक्त क्या है। अगला क्वेश्चन है रक्त एक संवहन ऊतक है,
तंत्रिका ऊतक है, संयोजी ऊतक है और पेशी ऊतक है। तो रक्त है, बताइए ऑप्शन में ए, बी, सी या डी, कौन सा ऊतक है? तो रक्त यानी कि ब्लड है, संयोजी ऊतक ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 कहा है? कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस किसे कहते हैं? राइबोसोम कहा गया, माइटोकॉन्ड्रिया कहा गया, ऊतक और इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका का जो पावर हाउस है, बिजली घर है, उसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझ लीजिएगा, कोशिका का पावर हाउस, बिजली घर, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। चलिए अब आइए, अगला क्वेश्चन क्या है? अस्थि किस प्रकार का ऊतक है? अस्थि किस प्रकार का ऊतक है? सामान्य ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक और पेशी ऊतक। तो अस्थि होता है किस प्रकार का? ऑप्शन यहां पर सही होगा सी, संयोजी ऊतक है। अस्थि कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह कहां होता है? पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह कहां पर होता है? क्लोरोप्लास्ट, डीएनए, एटीपी और राइबोसोम में होता है। तो पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह होता है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है वो भी देखिए, लास्ट क्वेश्चन बनता है। ये राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण में, प्रोटीन के संश्लेषण में, कोशिका के विभाजन में, श्वसन में। तो राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन के संश्लेषण में। प्रोटीन के संश्लेषण में राइबोसोम का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आते खंड बा में। एक वस्तु एक सरल रेखा में 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। 5 सेकंड के बाद उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। त्वरण ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए वस्तु चल रही सरल रेखा में, तो शुरुआती वेग है u का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड और समय कितना लगा? 5 सेकंड। तो t लिख लीजिएगा 5 सेकंड और उसका वेग कितना हो गया? 20 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग हुआ 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब आपसे पूछा गया त्वरण बताओ, तो a का मान होगा v माइनस यू अपान टी। अभी आया था ये फार्मूला। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहां पर क्या करिएगा, v का मान लिखिए 20 यानी कि 20 लिखिएगा, u का मान कितना लिखिएगा 10 लिख दीजिएगा और टाइम कितना लिखना है 5 लिखना है। तो ये हो जाएगा 20 में से 10 जाएगा 10 हो जाएगा और 5 से आप इसको भाग करेंगे, कितना निकल जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आंसर निकल गया? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखो। रुकी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे यात्री पीछे की तरफ क्यों गिर जाते हैं? कारण बताइए। जैसे कोई वाहन रुका हुआ है, ठीक है, और उसमें आप बैठे हैं और ड्राइवर अचानक गाड़ी को बढ़ा देता है, तो उसमें बैठे यात्री पीछे की तरफ गिरते हैं। उसका रीजन क्या है? तो समझिए क्या है। देखो आपने पढ़ा कि जड़त्व वह गुण है जिसमें वस्तु जिस अवस्था में है उसी में वो रहना चाहती है। गतिमान है तो गतिमान रहना चाहती है, रुकी है तो रुकी रहना चाहती है। इस गुण को जड़त्व कहते हैं। तो क्या है जड़त्व? वस्तु जिस अवस्था में है उसी में रहना चाहती है, यह गुण जड़त्व कहलाता है। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए आप कोई कार में बैठे हैं, कोई किसी वाहन में बैठे थे, तो सीट पे आराम से बैठे थे। ठीक, अब हुआ क्या, ड्राइवर तो जब बैठे थे तो आपका पूरा का पूरा शरीर और साथ में जो गाड़ी थी, कार थी, मोटर कार थी, जो भी थी उसमें आप बैठे थे, वो भी गति रुकी हुई थी और आपका शरीर भी रुका हुआ था। यदि दोनों किस कंडीशन में थे? विराम की अवस्था में थे। ठीक है, अब क्या हुआ, ड्राइवर ने अचानक उसको बढ़ा दिया। जब अचानक बढ़ा दिया तो गाड़ी तो गतिमान हो गई और आपका जो शरीर है
जो टच था कहां से, सीट से टच था, निचला हिस्सा जो टच था कहां से, सीट से टच था, जहां पर आप बैठे थे, ठीक, वो क्या होगा, गाड़ी के साथ में गतिमान हो गया, यानी ऐसे चल गया, और आपके सीट का ऊपरी हिस्सा, नहीं ऊपरी भाग जो था शरीर का, वो जड़त्व की वजह से गतिमान नहीं हो पाया। क्यों, वो रुका रहना चाहता था। तो अब बताइए, जब अगला सीधा यानी कि जो है शरीर इतना सा हिस्सा जहां से हम, जो हमारा हिस्सा ऊपरी का जो उससे टच नहीं था सीट से, वो क्या हो गया, वो तो नहीं गतिमान हुआ। निचला हिस्सा जहां पर सीट पे बैठे थे हमारे पैर, ये सब क्या हो गया, आगे की तरफ गतिमान हो गए। तो स्वाभाविक सी बात है, हम किधर की तरफ गिरेंगे, पीछे की तरफ गिरेंगे। तो कारण समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी वाहन में बैठते हैं तो ड्राइवर अचानक उसको क्या करता है, वाहन को चला देता है, तो हमारा जो हमारे पैर या जिस सीट पे हम बैठे थे उतना हिस्सा वाहन के साथ गतिमान हो जाता है, और हमारे शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व की वजह से गतिमान नहीं हो पाता है, इसलिए हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। नदी के ऊपर बने पुल की ऊंचाई आपको बतानी है, और एक पत्थर नदी के पुल से गिराया जाता है, पत्थर 2 सेकंड के बाद पानी की सतह को छूता है, पुल की ऊंचाई जल की सतह से बताइए। देखो मान लीजिए भैया ये था पानी, ठीक है, और ऊपर ये पुल बना हुआ था ऐसे, ये ठीक है, ये पुल बना हुआ था। यहां से आपसे ये हाइट पूछी गई है कि ये हाइट कितनी थी, ये पुल था, और इसमें जो पानी भरा था, ये नीचे नदी बह रही थी, मैं इसको ऐसे ऐसे डॉटेड बना देता हूं, ये आपको लग जाए फिर ऐसे। अब ये हाइट निकालनी थी, यहां से कोई पत्थर ड्रॉप किया गया, और ड्रॉप किया गया तो कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड के बाद वो कहां जाता है, जल में आ जाता है। नहीं, यहां से कोई पत्थर गिराएगा, 2 सेकंड बाद यहां पर ये जल पे आ गया। अब हमको ये निकालना है कि जल की सतह से पुल की हाइट कितनी थी। तो देखिए, शुरुआती वेग स्वतंत्रता पूर्वक गिराया गया, ये मान के चलिए h, ये आपको निकालना है। तो टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 2 सेकंड, ठीक है, और g का मान 10 लिख दीजिएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। वैसे जो क्वेश्चन में दिया हो उसको लिखेंगे, नहीं तो मैंने यहां 10 लिख लिया है। शुरुआती वेग इसका कितना था, क्योंकि ड्रॉप किया गया है, छोड़ा गया है, कोई ऐसे फेंका नहीं गया, तो शुरुआती वेग तो 0 हो गया। अब हमको h की वैल्यू निकालनी है, सूत्र पढ़ा हुआ है, h = ut + हाफ gt²। h की जगह पर h लिखिएगा, ड्रॉप किया गया तो 0, टाइम कितना लग रहा, 2, वहां लिख दीजिएगा, प्लस हाफ, g की जगह पर यहां 10 लिखेंगे, और टाइम कितना जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, h लिखेंगे। यहां पर थोड़ी सावधानी रखेंगे, 0 × 2 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर हम 0 लिखेंगे। अब ये 2 से 2 कट गया, ये 10 दूना कितना हो गया, 20 आया। तो पुल की हाइट आपको पता चल गई 20 मीटर, यानी पुल कितना ऊंचा था, जल की सतह से 20 मीटर ऊंचा पुल था। ये आपका हो गया आंसर। चलिए अब आते हैं द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। देखो, द्रव्यमान किसी वस्तु के में कितना पदार्थ है उसकी मात्रा को दर्शाता है, ठीक है। द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान किसी वस्तु में कितना पदार्थ है, मैटर कितना है, उसको वो दर्शाता है। भार क्या है, उस वस्तु को पृथ्वी किस बल से खींचती है, वो होता है भार। और या द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि है, और ये कैसी है, भार सदिश राशि है। एक ये बात हो गई। दूसरी, द्रव्यमान कांस्टेंट है, अपरिवर्तित है, यानी हम इसको कहीं भी नापे, कहीं भी ले जाए वस्तु को, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन भार हो जाता है चेंज, यानी बदल जाता है, ठीक है। तो ये होता है अपरिवर्तनशील, यानी कि ये कह सकते हैं बदल, स्थिर होता है, स्थिर ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। स्थिर का मतलब गतिमान से नहीं, हमारा मतलब कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ये जो है भार, ये बदल जाता है, ठीक है। तो आपको यहां से पता चल गया भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है, ठीक है। ये सदिश राशि है भार, और द्रव्यमान कैसी, अदिश राशि है। द्रव्यमान
में परिवर्तन नहीं होगा, वस्तु को हम कहीं भी ले जाएं, लेकिन भार परिवर्तित हो जाएगा। पृथ्वी तल पे उसका कुछ भार दूसरा होगा, और जैसे जैसे वस्तु को ऊपर ले जाएंगे तो उसका भार घटता चला जाएगा। यही हाल यहाँ पर है। पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार कुछ दूसरा होगा, जैसे जैसे इसको हम नीचे की तरफ ले जाएंगे, धरती के अंदर ले जाएंगे, भार उसका घटता चला जाएगा। फिर है स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। तो देखिए, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बताता था कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पर यदि हम एक वस्तु कोई मान ले पृथ्वी और एक द्रव कोई और वस्तु मान ले, तो यानी पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच लगने वाला जो बल होता है वो कहलाता है गुरुत्व बल। याद रखिएगा, पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है? गुरुत्व बल कहलाता है। और किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल तो हर एक वस्तु में लगता है, लेकिन पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच में जो पर्टिकुलर बल लगता है वो लगता है गुरुत्व बल। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया कि जैसे ये कोई वस्तु है जो पृथ्वी के समीप रखी है, तो उस पर कितना बल लगाएगी? F पृथ्वी, F इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई, और m मैंने वस्तु बता दिया, और सतह पर रखी थी पृथ्वी की त्रिज्या को r बता दिया। यानी पृथ्वी के द्रव्यमान को me कह दिया गया, पृथ्वी की त्रिज्या को r कह दिया गया। तो पृथ्वी और उस वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्व बल F इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम अपान आर ई स्क्वायर। ठीक है, और ये चीज आपको मालूम है कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है वो क्या कहलाता है? उसका भार कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका mg, ये भार हो गया, कैपिटल जी एम ई एम अपान आर ई स्क्वायर। अब हटा दीजिए m से m, तो क्या रिलेशन पता चल गया? स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। स्मॉल जी क्या है? ये गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी तल पर। कैपिटल जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। एम ई क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान है। आर ई क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। चलिए, ये हो गया। अब आते हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध है? तो वो तो हो गया भैया, स्मॉल जी कैपिटल जी में संबंध। स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर, अभी लिखा था। चलिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत यह है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु पर द्रव एक ऊपर की तरफ बल लगाता है। इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या बोलेंगे? जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूरा या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो द्रव वस्तु पर ऊपर की तरफ एक बल आरोपित करता है। इसे हम क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, इसी आधार पे ये बल कितना लग रहा है, और हाँ, ये बल होता किसके बराबर है? ये बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, अब ये द्रव द्वारा लगाया गया बल ऊपर की तरफ, द्रव का भार लगता है नीचे की तरफ। अब यदि द्रव द्वारा लगाया गया भार ऊपर की तरफ ज्यादा है तो वस्तु तैरेगी, भार ज्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना है, किसी वस्तु का द्रव में तैरना या डूब जाना डिपेंड करता है वस्तु द्वारा लगाए गए द्रव के भार, वस्तु पर द्रव द्वारा लगाया गया बल और वस्तु के भार में रिलेशन क्या है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आता है, ठोस, द्रव और गैस में अंतर क्या है? तो देखिए, ठोस और द्रव और गैस में क्या प्रमुख अंतर है ये समझिए। ठोस जो है वो उनके अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है और इसमें लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसे बोले, ठोस के अणुओं के बीच की दूरी कम होती है और इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल ज्यादा होता है। द्रव में अणुओं के बीच की दूरी उससे थोड़ी ज्यादा होती है और आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। ठीक है, और गैस में अणुओं के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है, एकदम फ्री होते हैं। क्यों? क्योंकि गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल नगण्य लगता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होगी? क्या अंतर हो गया? अणुओं के बीच लगने वाला बल ठोस में सबसे ज्यादा, द्रव में उससे कम, और गैस में बिल्कुल नगण्य होता है। ठीक, दूसरा, ठोस का आकार और आयतन फिक्स होता है, लेकिन द्रव का आकार फिक्स नहीं होता है, आयतन फिक्स होता है।
और गैस का ना आकार फिक्स होता है ना आयतन फिक्स होता है। जिस बर्तन में रख देंगे उसका वो आकार और आयतन ग्रहण कर लेता है। ठीक, तो ये बात हो गई ठोस और द्रव के और गैस में अंतर क्या है। अब आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये बताता है कि जो परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। ठीक है, और उसमें जो नाभिक केंद्रक होता है, केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसका अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला यानी खाली होता है। इलेक्ट्रॉन इसके बाहर कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, द्रव का परमाणु भार 23 है, न्यूट्रॉन है उसमें 12, परमाणु संख्या कितनी है बताइए। देखो, किसी तत्व का परमाणु भार में एटॉमिक मास दिया हुआ है, सॉरी एटॉमिक भार दिया हुआ है और ये आपको न्यूट्रॉनों की संख्या दे रखी है। तो परमाणु संख्या निकालनी, परमाणु क्रमांक निकालना है। ठीक है, तो क्या है जरा देखिएगा, यहां पर जो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होती है, परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन संख्याओं के बराबर होता है। ठीक है, परमाणु भार क्या होता है, परमाणु भार ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। ठीक है, या हम ऐसे बोले कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग है या इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग है वो कहलाता है परमाणु भार, और नाभिक में न्यूट्रॉन जो होते हैं वो होता है इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कहा गया, न्यूट्रॉन 12 है। तो बताइए, देखिए इन P और N दिया हुआ और ये टोटल दिया हुआ 23, तो 23 में से यदि आप क्या कर दें, 23 में से 12 घटा दें तो ये आपका बचेगा कितना, ये होगा 11। ठीक है, तो 11 यहां पर क्या निकला, ये परमाणु क्रमांक निकल गया और परमाणु क्रमांक आपसे पूछा गया कितना है, 11 हो जाएगा। शायद समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। देखिए, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये तो आपस में बराबर होती है, एक होती किसके बराबर है, परमाणु क्रमांक के बराबर। तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या और बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन, और ऐसे लिख लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहां पर परमाणु भार होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग हो गया। तो यहां पर क्या है, परमाणु भार दिया हुआ है, यानी ये चीज तुमको 23 दे रखी है। अब प्रोटॉन हमको नहीं पता है तो प्रोटॉन की जगह प्रोटॉन लिखिएगा और न्यूट्रॉन की जगह पे कितना लिखिए, 12 लिख दीजिए, ट्रांसफर करिए इधर से। तो अब यहां पर 12 इसके नीचे घटाएंगे तो ये बनेगा 1 और ये आएगा 1, ये किसके P का मतलब परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 11 हो गया। प्रोटॉन कितने, 11, और इलेक्ट्रॉन कितने, 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, समस्थानिक और समभारी किसे कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु में जिनके परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आपने सुना होगा। ठीक है, 1s1 1s2 1s3। ठीक है, प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। समस्थानिक क्या होते हैं, उन परमाणु के वे तत्व जिनमें परमाणु क्रमांक अलग अलग लेकिन परमाणु भार सेम होता है, क्या कहलाता है, समभारी कहलाते हैं। तो ऐसे बोले, इसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु क्रमांक समान, और इसमें परमाणु भार समान होता है। ठीक है, और ये कहलाते हैं समभारी, ये कहलाते हैं समस्थानिक। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर आ रहा उपखंड गा, और ये है जीव विज्ञान में जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या है, ये आपको बताना है। तो अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए, यहां पर जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में अंतर पूछा गया है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब सेकंड नंबर देखिएगा, सेकंड नंबर है पादप कोशिका में हरित लवक होते हैं, पादप कोशिका में हरित लवक होते हैं, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है,
कोशिका द्रव्य का नामांकित चित्र बनाइए। तो जितना अच्छा आप चित्र बना लीजिएगा भाई उतना ही अच्छा, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आता है वो है पादप कोशिका, पौधे में कितने प्रकार के लवक पाए जाते हैं। तो पौधे में कितने प्रकार के लवक पाए जाते हैं, जरा आंसर आप बताइएगा। तो पौधे में 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। कौन कौन से? हरित लवक, वर्णीय लवक और अवर्णीय लवक। कौन कौन से? हरित लवक, वर्णीय लवक और अवर्णीय लवक, ये 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। फिर लास्ट ये क्वेश्चन है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। और फिर इसके 8वां में जो क्वेश्चन लिखा है, हरित लवक की संरचना एवं कार्यों का आपको सचित्र वर्णन करना है। तो इस तरह से आपको पूरा पेपर यहां पर हल करना है, ठीक है। ये मैंने ज्यादा से ज्यादा बता भी दिया है। अब देखिए इसका आप काम ये रह गया है बाकी आपके लिए कि इसको और दोबारा जरूर रिवाइज करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपके लिए और एक अच्छे मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए फिर जय हिंद, नमस्कार।